नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। चुनावी जनसभा को सभी पार्टियां संबोधित कर रही हैं। बस्ती जनपद में आज नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री का जनसभा था, जहां पर 3 मंडलीय जनसभा को संबोधित किया मोदी जी ने। और वहीं लगातार जनता से अपील किया कि जो है जिस तरीके से जनता को हमारी सरकार में सीधे लाभ मिला है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आप PM आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, सारी योजनाओं का लाभ मिला। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो है भाजपा के पक्ष में मतदान करें। तो जो कि आज ये मंडलीय जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री इस जनसभा में शामिल हुए थे और अपनी अपनी बातों को रखा और जनता से जो कि इनके पक्ष में मतदान करने की अपील किया। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। मंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती आज गोसाईगंज थाना अंतर्गत मोतीगंज पहुंची, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, बसपा से उदय राज वर्मा के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट मांगा और उदय राज वर्मा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो राशन मुफ्त में दिया जाता है वो किसी के जेब से नहीं जाता है, बल्कि जनता के जो टैक्स का पैसा है उससे उस राशन को गरीबों में मुफ्त में बांटा जाता है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में 6ठे चरण में चुनाव होना है। सुल्तान में 25 मई को यहाँ 6ठे चरण में चुनाव होगा, जहाँ पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके अपने लोकप्रिय उम्मीदवार को चुनेंगे और दिल्ली के संसद में भेजेंगे। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में असुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज पहुंचे। दरअसल उनकी पार्टी जो PDM गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी उसके चुनाव प्रचार के लिए वो प्रयागराज पहुंचे। इस बीच में पत्रकारों से उन्होंने बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। खासतौर से जो 400 पार का बीजेपी का नारा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ जो महंगाई है उस पर सवाल उठाए। इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि जो PDM है उसके प्रत्याशी सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने करारा हमला बोला और उन पार्टियों से कहा कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसमें उनके पेट में क्यों दर्द हो रही, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। ख़ास तौर से उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही और नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला। इस मुद्दे पर भी उन्होंने साफ किया है कि आरक्षण किसी का छीन कर किसी को दिया ही नहीं जा सकता। इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। तो कह सकते हैं कि अब यूपी की राजनीति में जो 2 चरणों के चुनाव बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से वो लगातार अपने दिख रहे हैं फील्ड पर, अपने प्रत्याशियों को या अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुकाबला अब त्रिकोणी या चतुर्कोणी हो सकता है। इसका किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी सीटें वो जीत पाते हैं, ये 4 जून को तय होगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गर्मी लगातार अब बढ़ रही है, इस गर्मी भरे माहौल में कहीं ना कहीं अब जो बचे हुए दिन हैं इस तरह की और राजनीतिक बयानबाजी तमाम नेताओं की तरफ से देखने और सुनने को मिल सकती है। ख़ासतौर से असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी सभाओं में किस तरह से दूसरी पार्टियों पर हमला करते हैं इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमय नंदा का एक बयान सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। आज मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय का आगमन हुआ है। आपको बता दें कि ये जो किरणमय जी हैं, किरणमय नंदा जी, ये पश्चिम बंगाल में 5 से 6 बार
सांसद रह चुके हैं। अब मिर्जापुर में उनका आगमन हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया है। वही कड़ी में बताते हुए उन्होंने बाइट पर बताया है कि जो है कि 10 साल से जो गवर्नमेंट की बीजेपी सरकार है वो एकदम भूखमरी महंगाई की चरण सीमा पर ला दी है। हालांकि ये सब अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी युवाओं को नौकरी देंगे और जिस तरह से ये महंगाई चरम सीमा पर, इसको महंगाई और बेरोजगारी को भी हम लोग ख़त्म करेंगे। वही उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अगर उनकी सरकार बनती है तो जो है कि लोकतंत्र जो है कि ख़त्म कर देंगे और उसके बाद संविधान ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो संविधान को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। वही कई ऐसे बात उन्होंने बताया है कि जिस तरह से यहाँ पे मिर्जापुर में इस समय बढ़ती बेरोजगारी हो गई है, लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर चलते युवा डिग्री लेकर युवा चल रहे हैं पर उनको किसी तरह से कोई नौकरी नहीं है, किसी तरह से कोई काम धंधे नहीं है। जबकि हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरह से जो वादे करती है सरकार और उनके वादे पर वो सब नहीं उतरे, लेकिन हमारी सरकार जैसे बनेगी हम लोग जितने वादे करेंगे उस वादे पर खरे उतरेंगे और यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे और यहाँ बढ़ती बेरोजगारी को भी खत्म करेंगे। अमरीश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। लखनऊ में पूर्वांचल में सपा को बड़ा झटका लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों में शुमार रहते थे। उनका सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अच्छा तालमेल भी था और वह ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान विनोद दुबे ने कड़ी मेहनत कर सपा प्रत्याशी को जिताने का काम किया था, लेकिन इधर बीच विनोद दुबे समाजवादी पार्टी की नीति से नाराज चल रहे थे और उन्होंने सपा से अपना दामन छुड़ाते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विनोद दुबे को भाजपा ज्वाइन कराया। विनोद दुबे ब्राह्मण चेहरे के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी में ज्वाइन करने से पूर्वांचल की कई सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विनोद दुबे की भरपाई सुल्तानपुर जिले के माओवादी विधायक चंद्रभट सिंह सोनू को ज्वाइन कराकर करने की कोशिश की है। चंद्रभट सिंह सोनू पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। ऐसे में जिस तरह से छठवें चरण के बाद पूर्वांचल की सियासत लगातार बदल रही है और लगातार समाजवादी पार्टी को झटके लग रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी इसरार अहमद के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। हेमंत सोरेन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बताते हैं कि मामला 8.86 एकड़ जमीन का था, जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा था कि आखिरकार जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया बेबुनियादी है, लेकिन उसमें साफ साफ कहा गया कि जो जमीन थी वो किसी राजकुमार के नाम थी। लेकिन लगातार हेमंत सोरेन को इसमें खिंचा गया, ना ही उनका कोई लेना देना है, ना ही उनका नाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिरकार इतना बड़ा जो मामला है हेमंत सोरेन के खिलाफ है और पहले भी ऐसे मुकदमे हैं। देखना होगा कि अगली सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट क्या उनको याचिका में उनको जमानत दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं ईडी और कपिल सिब्बल दोनों बहस में छिड़े हुए हैं, क्योंकि ईडी ने भी इस जमानत को लेकर विरोध किया था, वही कपिल सिब्बल ने भी विरोध किया है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। चारधाम यात्रा को लेकर प्राधिकरण बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए निकट भविष्य के लिए सरकार प्लानिंग तैयार कर रही है। उसके लिए बाकायदा प्राधिकरण बनाने की तैयारी सरकार के स्तर पर की जा रही है। प्राधिकरण में यात्रा को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, यानी हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक, गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक, बद्रीनाथ धाम तक कैसे यात्रा को सुव्यवस्थित किया जाता है, उसके लिए बाकायदा प्राधिकरण बनाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और उसके लिए नियम होंगे, एक प्लान तैयार होगा कि किस प्रकार से यात्रा को संपन्न किया जा सकता है।
इसके लिए ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर कसरत शुरू हो चुकी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और एक मानक बनाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि इस प्राधिकरण को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से देवस्थानम बोर्ड का गठन यहाँ पर किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार की तरफ से निरस्त करने का काम किया गया था। इस देवस्थानम बोर्ड में भी इसी यात्रा को सुव्यवस्थित करने के तरीकों को लेकर बातचीत की गई थी और कहा गया था कि धामों में सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से यात्रा संचालित की जाती है उसको लेकर काम होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्राधिकरण को लेकर फिर चर्चा होने लगी है, तो ऐसे में फिर राजनीति भी तेज हो चुकी है और विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक अब भी देवस्थानम को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चारधाम यात्रा में फर्जी पंजीकरण करने का एक मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हुए हैं, लेकिन कुछ यात्री फर्जी पंजीकरण लेकर केदारनाथ धाम या फिर चारों धामों में पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो समस्या है वो अत्यधिक बढ़ गई है पुलिस के लिए। और पुलिस ने करीब 4 मुकदमे यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ लिखे हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको उकसाती है कि वो फर्जी पंजीकरण कराएं और उसके बाद यात्रा करें, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी सख्त हुआ है। और पूरे उत्तराखंड में बात करूँ तो 4 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस जल्द इन पर कार्रवाई करने वाली है और इन्हें जल्द जेल पहुँचाने वाली है। वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने साफ तौर पर कहा है जो पंजीकरण करा के आएंगे उनकी ही चारधाम में एंट्री हो सकती है, वो ही दर्शन कर सकते हैं। तो यात्री से ही अपील की गई है, कृपया यहाँ पर आकर आने से पहले ही जो पंजीकरण है वो कराएं, ताकि कोई भी समस्या उन्हें ना उठानी पड़े। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। आगरा में जूता कारोबारी के ठिकानों पर पड़ी आईटी की रेड। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। में 5 दिन से इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही थी। कल इनकम टैक्स विभाग की यानी मंगलवार को रेड पूरी हुई है। इसमें 57 करोड़ रुपए नगद धनराशि 3 कारोबारियों के यहाँ से मिली है, जिसमें सबसे अधिक हरमिलाप ट्रेडर्स यानी रामनाथ डंग के यहाँ से 53 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद हुई है। और 2 बैनों में इतनी धनराशि को स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट में भरकर पहुंचाया गया है। 100 से अधिक अधिकारी इसमें लगे हुए थे और एक कारोबारी की सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उसकी हवाला कारोबार से भी संबंध है। इसको लेकर अधिकारी उसकी भी जांच कर रहे हैं। आगरा के 50 पुलिसकर्मी भी इसमें लगाए गए थे और 100 से अधिक जो है अधिकारी इनकम टैक्स विभाग के 3 जिलों के इस काम में लगाए गए थे। तीनों जूता कारोबारियों के यहाँ से 40 करोड़ रुपए की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। और भी आगे जूता कारोबारी जो नामचीन हैं वो इनकम टैक्स की रडार पर हैं। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि और कितने जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। झुंझुनू से एक वीडियो सामने आया है। क्या है वो पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में एक युवक से मारपीट कर हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां 14 मई को एक युवक की नृशंस हत्याकांड को लेकर लगातार राजस्थान में सुर्खियां बनी हुई है। एक और विपक्ष की ओर से भजनलाल सरकार को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए 2 दिन के भीतर ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए पुलिस ने तमाम आरोपियों को सड़क पर जुलूस निकालते हुए जेल लेके गई। इसके साथ ही माना जा रहा है इस तरह की घटनाक्रम के बाद राजस्थान में एक बार फिर भजनलाल सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भजनलाल सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस। ललितपुर में मोहल्ला वासियों ने जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश जैन। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड के विकास की बात कर रही हो, मगर जनपद ललितपुर आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है।
नगर पालिका परिषद ललितपुर के आज भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और तो और पानी के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। ललितपुर नगर पालिका परिषद के कई वार्डों में आज भी पानी की किल्लत बनी हुई है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 17 के पार्षद कुंदन पाल ने मोहल्ले वासियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पानी की व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। वार्ड की महिलाएं अपने साथ खाली मटके ले जाकर कलेक्ट्रेट के बाहर फोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वार्ड नंबर 17 के पार्षद कुंदन पाल ने बताया कि वार्ड में पानी की काफ़ी परेशानी है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों में हाहाकार मचा हुआ है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। राजस्थान में बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्नेहा। राजस्थान में इस समय गर्मी काफी तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि आसमान से इस समय धूप नहीं, आग के गोले बरस रहे हों। राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में दिन में तो गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन रात में भी गर्म हवाओं का जो दौर है वह लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आमजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाली 22, 23 और 24 मई को गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में धूप में निकलते समय ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीते मंगलवार की बात करें तो राजस्थान के शेखावाटी इलाके के पिलानी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। यहां पर दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया था। ऐसे में गर्मी अब और भी ज्यादा बढ़ेगी, आमजनों को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहा, इंडिया वॉइस राजस्थान। दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे गर्मी का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अगर मौजूदा हालात की बात करें तो तापमान ने दिल्ली वासियों को रुला कर रख दिया है। जी हाँ, दरअसल अगर हम आज के तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगभग 38 डिग्री का तापमान रहा है और इस लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। विशेष तौर पर अगर हम दोपहर के समय की बात करें तो लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। गर्म हवा के फफेड़े जब लोगों के गालों पर पड़ते हैं तो लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खैर ये गर्मी का जो सितम है ये अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि इस तापमान में और इजाफा हो सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को गर्मी की वजह से और कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का भी खास नसीहत है कि दोपहर के समय में लोग बहुत कम से कम बाहर निकलें और ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का यूज करें ताकि इस गर्मी को में कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल सके। फिलहाल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गर्मी का तापमान और बढ़ने वाला है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आगरा में मस्जिद में महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 19 मई यानी रविवार को आगरा में एक अजीबोगरीब घटना होती है। एक मस्जिद में एक महिला का शव मिलता है और सिर को कुचल के उनकी हत्या की जाती है। तमाम वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और मस्जिद में पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। मस्जिद में जो महिला का शव मिला है उसको पुलिस जो है बरामद करती है और उसको फॉरेंसिक टीम वगैरह लगाकर पुलिस कार्रवाई कर देती है। इस मामले में एक आगरा कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। तमाम लोग जो है इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश आ गया और अब देखना यह है कि पुलिस आगरा की कब तक इसका खुलासा करती है। आगरा कमिश्नर भी मौके पर आए और उन्होंने घटनास्थल का
जायजा लिया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी में एक युवक की कमरे में बंद लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, मामला ये कल देर रात का है। जब मकान मालिक अपने किराएदार से पैसे लेने के लिए उसके पास पहुंचा तो देखा कि कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। जिसके बाद जो है मकान मालिक ने खिड़की से झांक के देखा तो उसके किराएदार शुभम जो है कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। उसने ताला तोड़कर देखा तो शुभम की लाश वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि इस पूरे मामले में इसके साथ रहने वाला एक और इसका रूम पार्टनर प्रेम सिंह है, जो कि इसके साथ किराए पर रहता था और दोनों वहीं पास की एक कंपनी में काम भी करते थे। इनके बीच में कल किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था दोपहर में, और रात में 8 बजे के बाद जो इसका रूम पार्टनर है प्रेम सिंह, वो ताला लगाकर वहां से चला गया था। जिसके बाद मकान मालिक का लड़का जब रात को अपना किराया लेने के लिए पहुंचा तो उसने ये सारी घटना देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस शक के आधार पर जिसकी हत्या हुई है उसके दोस्त प्रेम को जो गिरफ्तार करने की बात कर रही है और उसको तलाशी के लिए टीम भी लगा दी है। वहीं इस पूरे मामले में जो है डीसीपी का कहना यह है कि उसके जो रूम पार्टनर जो मृतक है, जिसका नाम शुभम है, बनारस का रहने वाला है और उसके ही दोस्त पर पुलिस को शक है। उसकी दोस्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम लगा दी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या वजह थी कि उसने अपने दोस्त की हत्या की है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मेरठ से ठगी का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक तानिया ऑटोमोबाइल से मारुति सुजुकी का एक शोरूम है, जहां पर आज एक पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ये पूरा मामला मारुति सुजुकी शोरूम के अंदर सेल्स मैनेजर और मैनेजर अलमास और जुनेद ने पीड़ित के साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आपको बता दें, पीड़ित ने एक इको गाड़ी को बुक कराया था, जिसमें पीड़ित ने 1.5 लाख रुपए अलमास को और जुनेद को कैश दिए थे। जिसमें आज जब पीड़ित शोरूम पहुंचा और उसने अपनी गाड़ी के लिए कहा तो वहां पर लोगों ने कहा कि आपके जो पेपर है वो फर्जी है, आपके हमारे पास अकाउंट में कोई पेमेंट जमा नहीं हुआ है, आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। इस बीच पीड़ित ने अपने सभी परिवार के लोगों को बुलाकर शोरूम के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच थाने पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसको लेकर के अलमास ने पीड़ित से 1 तारीख का समय मांगा है। अब देखना यह है कि उस पीड़ित की कार्रवाई क्या होती है। शोरूम के अंदर 1.5 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला मेरठ का है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। राजधानी लखनऊ में वर्चस्व की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल भी हो गया, जिसे पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बीती रात राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने वर्चस्व और दहशत फैलाने के लिए दूसरी कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग की सूचना पर राजधानी लखनऊ की पुलिस एक्टिव हो गई। एक्टिव पुलिस ने सुरागसी करते हुए बदमाशों को चिन्हट थाना क्षेत्र में ही घेर लिया। इस दौरान जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश किया तो कार में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए गोली भी चलाई। दोनों तरफ से गोलीबारी में बदमाश नितिन कुंडी घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक घायल नितिन कुंडी वसूली रंगदारी में माहिर था और वह थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। वह अपराध जगत में तहलका मचाना चाहता था, लेकिन समय रहते
मुठभेड़ के बाद नितिन कुंडी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही उसे भी घर दबोचा जाएगा। फिलहाल जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है और अब उसके साथियों की भी जन्म कुंडली राजधानी लखनऊ की पुलिस खंगालने में जुट गई है। कैमरा पर्सन फजल के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।